हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साहब सीरीज़ 20। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा एक सीरीज़ लेके आता हूं जिसमें 500 क्वेश्चंस के अबाउट पाइपिंग के सारे डिटेल्स रहते हैं। वो सारी चीज़ों को मैं लेके आता हूं क्योंकि उससे आपको कुछ लर्निंग मिलेगा, क्योंकि मैं पाइपिंग फील्ड में 8 ईयर से मैं ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने बहुत सारे इसके अंदर में डेटास खुद कलेक्ट किए हुए हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो मैंने यहाँ पर देखा है प्रैक्टिकली, वो सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिड्यूसिंग पाइपिंग एल्बो। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया, आप देख लीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि एल्बोज़ क्या होता है और कितने टाइप का एल्बोज़ होता है, जिसमें से एक एल्बो का डिस्क्रिप्शन करना बाकी रह गया था, जो रिड्यूसिंग एल्बो है। आप अभी देख सकता है नीचे में ये डायग्राम इसका बना हुआ है। रिड्यूसिंग एल्बो जैसा कि हम लोग रिड्यूसर्स को देखते हैं, सेम उसके जैसा ही है, लेकिन रिड्यूसर्स क्या होता है कि सेम डायरेक्शन के लिए रहता है, वो यूज़ करता है। लेकिन एल्बो जिस तरह से इसका डिफिनीशन है कि रिड्यूसिंग एल्बो इज़ अ टाइप ऑफ एल्बो विच इज़ यूज टू ज्वाइन द टू पाइप्स विद द डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे दो डिफरेंट साइजेस के पाइप्स को ऐड करने के लिए काम आता है और उसका डायरेक्शंस को भी चेंज करता है। अब ये 90 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्रीज का हो सकता है, या फिर किसी स्पेशल डिग्री का हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकली काम किया हुआ है उनको ये पता भी है, फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया। अभी हम आगे बात करते हैं कि माइटर एल्बो क्या होता है। देखिए, एल्बोज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी स्पेशल टाइप के एल्बोज़ होते हैं जिसको आप लोग बाद में देखें। आपका बहुत सारे ऐसे भी एल्बोज़ होते हैं जिसके बारे में मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे को डिटेल में यदि बताएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक और रेगुलर जो यूज़ होता है वो सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, जिसमें एक माइटर एल्बो है। आजकल इसको कम यूज़ करते हैं क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अभी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसा पहले नहीं था। तो अभी इस वक्त में यदि हम लोग बात करेंगे तो माइटर एल्बो ये होता है कि एक एल्बो ही है, लेकिन इसको हम लोग फैब्रिकेट करते हैं। बाकी सारे एल्बो क्या होता है कि रॉट आयरन कास्टिंग करके बनाए जाते हैं, बट इस एल्बो को हम लोग फैब्रिकेट करता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कि ईजिली अवेलेबल ना हो, यदि साइज़ बड़ा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एल्बोज़ अवेलेबल नहीं रहते हैं या फिर ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वैसे एल्बोज़ को खुद फैब्रिकेट करते हैं। अभी आप तीसरा पॉइंट देख रहा होगा कि मेडअप थ्रू फैब्रिकेटिंग द नंबर्स ऑफ पाइप कट पीसेस। इसमें क्या होता है कि कट पीसेस में हम एल्बोज़ को डिग्री बाय डिग्री कन्वर्ट करते हैं और बाद में आपस में ज्वाइन करते हैं। हम लोग उसका कट लेंथ निकालते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो भी आपको क्लियर करूँगा, जिसमें किस तरीके से हम लोग एक माइटर एल्बो क्रिएट करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एक इमेज भी नीचे देख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ वेल्ड जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एल्बो में क्या होता है, दो जॉइंट होता है, एक पाइप 1 और एक दूसरा पाइप 2 में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि माइटर कट में खुद एल्बो के अंदर भी जॉइंट्स आता है। जैसे भी आप इस डायग्राम में देख रहा होगा कि दो जॉइंट्स तो जो रेगुलर हर इसमें एल्बो में आता है उसमें है, बाकी बीच में भी 3 जॉइंट्स हैं इसके अंदर में। ठीक है, क्योंकि ये चलिए अभी आगे बात करते हैं हम लोग। एक्सपेक्टिकल ब्लाइंड्स क्या होता है, पैडल स्पेसर क्या होता है, स्पेड क्या होता है, इसके बारे में। ये रेगुलर यूज वाली चीज़ें हैं। जैसे भी हम लोग स्टीम लाइन में काम करता है या फिर किसी भी प्रोसेस लाइन में काम करता है, एलपीजी के लाइन में काम करता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को उसमें लाया जाता है उपयोग में। तो ये जो आता है इसके बारे में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है। ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली उधर में अपने टेबल पर रखा होगा और वो सारी चीज़ों को आपको दिखाने के लिए बोलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ों को आपको वो अपने लैपटॉप में डायग्राम दिखाएगा और आपको पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, आपको उसको देख के बताना है, और ये किधर यूज़ होता है ये भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं इसमें कि व्हाट इज़ स्पेसर। जो स्पेसर है उसको हम लोग पैडल स्पेसर भी कहते हैं, उसको स्पेसर रिंग भी कहते हैं, जो पाइपिंग सिस्टम में यूज़ होता है। स्पेसर रिंग्स आर यूज्ड बिटवीन द फ्लैंजेस टू करेक्ट गैप्स एंड मिस अलाइनमेंट्स। क्या होता है कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइपलाइंस होते हैं उस कंडीशन में कुछ गैप्स के इश्यूज़ आते हैं, जिनको मेंटेन करने के लिए डिज़ाइनर क्या करता है कि वहाँ पर एक स्पेसर प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ वो ऐसा स्पेशल लोकेशन रहता है जहाँ पे कि हमको ज़रूरत पड़े कि कुछ गैप्स होना चाहिए लाइन में, तो वहाँ पे हम लोग स्पेसर का यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पर जिसको हम पैडल स्पेसर भी बोलते हैं। पैडल रिंग्स आर समटाइम्स टेपर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सर्कुलर और इक्वल थिकनेस में रहेगा, कभी कभार ये टेपर्ड थिकनेस में भी होता है।
ओके, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारा कि ऑलवेज मशीन विद वेरी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। ये जो बनाया जाता है वो ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग किसी तरीके से कटिंग करके यूज़ कर ले। ये मशीन होता है और प्रॉपरली मेंटेन किया रहता है, जैसा कि हमारा उस लाइन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मेजरमेंट्स रहता है इसका। यदि हम इसके एसएमई कोड की बात करें, क्योंकि ये इंटरव्यूअर जनरली यदि इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहा हो तो उस कंडीशन में वो पूछता है कि आप पैडल स्पेसर का हमको एसएमई कोड बताइए, तो यू शुड नो द व्हाट इज़ द एसएमई कोड फॉर दिस पैडल स्पेसर, दैट इज़ B16.48। ओके, PNID सिम्बल्स का भी हम लोग बात करेंगे अभी। पहले आप इसका डायरेक्ट इमेज देखिए, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बीच में ओपन है और एक सेरेशन उस पर बना हुआ है जो हमारे फ्लैंस के सेरेशन के साथ में ज्वाइन होगा एक साइड में, और दूसरे फ्लैंस साइड में भी फिर गैसकट लगा के वो सेरेशन से ज्वाइन होगा। इसमें 2 होल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये होल्स की जो स्टोरी है वो भी मैं अभी आगे आपको बताएगा। ये अभी PNID सिस्टम में देख सकते हैं कि आपके पास कोई PNID ड्राइंग है तो आप उसमें देखिएगा कि PNID में जो ये सिंबल है यही चीज़ उसमें यूज आता है। ठीक है, हम लोग एक PNID के ऊपर भी सेशन लेगा जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि PNID में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पेसर किधर लगा हुआ है। व्हाट इज़ द स्पेक्टिकल ब्लाइंड। अभी जैसे हमने स्पेसर की बात की है, स्पेक्टिकल ब्लाइंड की बात करेंगे तो जो इमेज में आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि बीच में ओपन नहीं है, ये पूरी तरह से क्लोज है जिस तरह से ब्लाइंड है। तो स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स इज सिमिलर टू द पैडल स्पेसर बट ब्लाइंड्स फ्रॉम इनसाइड एंड हैंडल आउटसाइड। उसमें बाहर से निकालने के लिए एक हैंडल दिया रहता है बट अंदर से वो ब्लाइंड रहता है। ओके, तो स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द लार्ज साइज ड्यू टू द वेट इशू, क्योंकि ये ज़्यादा इसका वेट हो जाएगा, इसके लिए इसको हम लोग लार्ज साइज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। यदि कहीं पे लार्ज साइज़ की ज़रूरत पड़े तो उस कंडीशन में आप देखिए तीसरा पॉइंट हमने जो डाला है कि यदि कहीं पे लार्ज साइज़ में इसकी ज़रूरत है कि हमको ब्लाइंड करना है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक स्पेक्टिकल ब्लाइंड के साथ में एक ओपन स्पेसर भी यूज़ करते हैं, जिससे लाइन भी ब्लाइंड हो जाता है और वेट का भी इशूज़ नहीं रहता है। ओके, इसमें एसएमई कोड की बात करें तो B16.480 इसका एसएमई कोड होता है। और PNID सिस्टम में यदि हमको इसका सिंबल्स देखना है तो आप अभी देख रहा है जैसे कि हमने पहले वाले में देखा तो उसमें ओपन था, सिर्फ एक रिंग के जैसा दिखाया हुआ था। यहाँ पे क्या वो रिंग पूरी तरह से क्लोज है, ब्लैक कलर का, तो हमको उससे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिगर 8 जिस तरह से अभी हम लोगों ने दोनों ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड और एक स्पेसर देखा, वो दोनों को कंबाइंड करें तो वो फिगर 8 हो जाता है। ठीक है, आप इसका डायग्राम इधर आगे में देखिए, फिर मैं इसका डिटेल में आपको बताता हूँ। ये डायग्राम में अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक साइड में ब्लाइंड है, दूसरे साइड में ओपन है। जिधर भी हमको जैसा रिक्वायरमेंट रहता है सेम दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, कभी उसी लाइन को ब्लाइंड करते हैं, कभी उसी लाइन को ओपन करते हैं। ठीक है, दिस आर द बोथ दिस हैव बोथ ब्लैंक्स एंड स्पेशर एज द सिंगल कंपोनेंट्स in the shape of 8, that's why it is called as a figure 8. Okay, and B16.4 it is the same ASME code for this one. PNID सिस्टम में यदि आप बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा सिंबल ऊपर, जैसे कि पहला सिंबल उसमें आप देख रहे हैं कि यदि अंदर में ओपन लगाया हुआ है लाइन में तो पहले वाले सिंबल्स का यूज़ करते हैं, यदि अंदर में ब्लाइंड किया हुआ है तो दूसरे वाले सिंबल का यूज़ करना होता है, बाकी उसका जो अपोजिट है वो बाहर की तरफ रहता है। हाउ टू आइडेंटिफाई इधर स्पेस और स्पेक्टिकल ब्लाइंड। अभी हम ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली फैब्रिकेटर्स या फोरमैन्स या फिर चार्जेंट को एक डाउट रहता है PNID को देखते वक्त में कि हमारा जो PNID दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कैसे सिंबल से तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन यदि किधर भी रखा हुआ है या फिर किसी लाइन में ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ हैंडल देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा है। अभी देखिए आपके सामने अभी 3 डायग्राम हमने दिखाया हुआ है, जिसमें जो पहला डायग्राम है वो फिगर 8 का है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्पेक्टिकल ब्लाइंड लिखा हुआ है और 8 की तरह स्ट्रक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है किसी को। लेकिन जो दूसरा स्पेसर, इसमें देखिए 2 होल्स बने हुए हैं और जो स्पेड है उसमें सिंगल होल बना हुआ है। जो एक होल रहता है किसी भी स्पेड को बाहर निकालने के लिए, यदि उसका साइज़ बड़ा होता है उस कंडीशन में बाहर निकालने के लिए एक होल दिया रहता है, लेकिन यदि 2 होल है इसका मतलब है कि अंदर में ओपन है। मतलब आपको यदि आइडेंटिफाई करना है तो क्लियर है, यदि 8 के स्ट्रक्चर में है तो वो स्पेक्टिकल ब्लाइंड है या फिगर 8 उसको बोल सकते हैं आप। यदि उसमें 2 होल्स है तो वो स्पेसर है, और यदि उसमें सिंगल होल है तो उसको स्पैड बोलेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। लास्ट हम एक पॉइंट पे आते हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मेरे से भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था। चूँकि ये रेगुलर यूज़ में नहीं आता है इसके लिए बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको इसके डिटेल में बताता हूँ कि वेंट ब्लाइंड्स, इसको बोलते हैं कि व्हाट इज़ वेंटेड ब्लाइंड्स। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये ब्लाइंड के जैसा ही है लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है। इसमें एक साइड में ओपन रहता है, दूसरे साइड में क्लोज रहता है, और वो दोनों एक ही जो इसका फ्लैंज, जो इसका रेडियल एरिया है उधर से वो ओपनिंग रहता है उसका। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि हमको हाइड्रो टेस्टिंग करना होता है
और उस कंडीशन में या फिर अंदर में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हमको बाहर निकालना है लेकिन लाइन को भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं कि हम लोग यदि अंदर में हाइड्रो करने के लिए वाटर देना है तो हम इस ब्लाइंड ओके जैसा कि हम लोग बात कर रहा था अभी कि यदि हाइड्रो टेस्टिंग के टाइम पे हमको लाइन निकालने का एक्सेस नहीं है या फिर उसका जो अरेंजमेंट है मैनीफोल्ड्स का वो लगाने का अरेंजमेंट नहीं है, उस कंडीशन में हम उस लाइन का और आइसोलेशन पॉइंट भी बहुत नज़दीक में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह के पैडल ब्लाइंड्स का यूज़ करते हैं। इनके लगाने से हमको फ़ायदा ये होता है कि इनकी वेंटिंग बहुत आसान होती है और साथ में फिलिंग भी बहुत आसानी से होता है कि हम लोग रेडियली जैसा कि आप देखिए जो इमेज नंबर 2 है उसमें एक वाल भी लगा हुआ है, इस वाल को ओपन करके इधर से मैनीफोल्ड को ऐड कर देंगे और हमारा जो वाटर है या फिर एयर का जो भी हमारा सिस्टम अंदर में देना है टेस्टिंग के लिए उसको हम इजीली लाइन के अंदर में सेंड कर सकते हैं और ये हमारा दोनों स्पेसर की जगह पे यूज़ आ जाएगा, दोनों साइड के फ्लैंज को भी टाइट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अपना हाइड्रो टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा, चूँकि ये एक इसको एक जुगाड़ आइटम भी बोल सकते हैं या फिर ये रेगुलर आइटम नहीं है, इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को कम जानकारी होती है, इसके लिए मैं आपको बताया। ओके, तो आप इसके डेफिनेशन पे दी जाते हैं तो उसका मतलब है कि व्हेन ब्लाइंड्स आर अलाउड वन साइड टू द ब्लाइंड टू स्टॉप फ्लो while the other side gives access to the purge or relief process flow. Okay. व्हाट इज जैक स्क्रू फ्लैंजेस। अभी देखिए आपने बहुत सारे फ्लैंजेस के बारे में बात की, हमने एक बार फ्लैंजेस का भी, अब लास्ट वीडियो में आप देखिएगा मैंने फ्लैंजेस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कहीं पे क्या होता है कि जैक स्क्रू फ्लैंजेस का यूज़ कर सकते हैं। वो फ्लैंजेस किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आपका वो वेल्डनेक में हो या फिर वो सॉकेट में हो या फिर किसी तरह का भी हो, जनरली वेल्डनेक में ही ज़्यादा यूज़ होता है। उस कंडीशन में आरटीजे फ्लैंज हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैक स्क्रू एक प्रोवाइड किया जाता है। जैक स्क्रू का मेन पर्पस क्या होता है कि एक स्क्रू के जैसा हमारा जो इसका होल है उसको छोड़ने के बाद होल से अदर देन होल्स, दिस इज़ वन अनदर थ्रेडेड होल्स आर गिवन एंड ऑल्सो वन स्क्रू इज़ गिवन इन दैट टू मेंटेन, जिससे कि हम क्या करते हैं, यदि अंदर में कोई स्पेसर लगा हुआ है तो हम उसको निकालने के लिए जैक स्क्रू का यूज़ करते हैं कि एक फ्लैंज दूसरे फ्लैंज को पुश करेगा और बीच में गैप्स हो जाएंगे जिसके चलते हम स्पेसर को निकाल सकते हैं, स्पेसर को लगा सकते हैं। जनरली आप देखता होगा जिधर भी यदि ओरिफाइस फ्लैंज फेस रहता है उसके अंदर में जैक स्क्रू जरूर दिया रहता है, क्योंकि बीच का जो ओरिफाइस प्लेट है उसको निकालते वक्त में परेशानी ना हो और हम ईजिली उसको डिसमेंडल कर सकें। इसके डेफिनेशन में यदि हम आते हैं तो देखिए, जैक स्क्रू फ्लैंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज साइज ब्लाइंड्स। जनरली लार्ज साइज में इसको यूज़ करते हैं। जैक स्क्रू हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द फ्लैंज एंड रिप्लेसिंग द स्पेशर और द ब्लाइंड्स और टर्निंग अप द स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स। ओके, दिस ऑल द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो so that I can make the similar videos and same information to you. Okay, thank you.